बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर बीजेपी के पश्चिम क्षेत्र की बैठक आज है। तो गाजियाबाद में संगठन की यह अहम बैठक होगी, जिसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद होंगे। तो वैशाली स्थित होटल में होगी यह बीजेपी संगठन की बैठक। तो देखिए, गाजियाबाद से मिशन पश्चिम यूपी की शुरुआत होने जा रही है। शंखनाद कह सकते हैं। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी की जो पकड़ है वो अभी उतनी मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से देखिए ये जो 2024 चुनाव है उसकी शुरुआत भी पश्चिमी यूपी से ही की जा रही है। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। यादराम, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज वहां पर ये बैठक होनी है और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। देखिए, पश्चिमी यूपी का जब जिक्र होता है, कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर पिछड़ी हुई नजर आती है। अभी उतनी पकड़, उतनी मजबूती से नहीं है। आज जब ये बैठक होगी, तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे होंगे, तमाम लोग वहां पर जो इससे संगठन से जुड़े हुए हैं वो उस दौरान मौजूद होंगे। क्या कुछ तैयारियां आज वहां पर? देखिए ऋतु, मैं बता दूं कि पश्चिम को लेकर लगातार बीजेपी गंभीर दिखाई दे रही है। और जैसा कि 24 की जो तैयारी है, इसको माना जा रहा है नव नियुक्त महामंत्री संगठन के और साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये पहली जो संगठनात्मक जो बैठक है वो बताई जा रही है। किसान आंदोलन के बाद से ही लगातार बीजेपी इस बात का मंथन कर रही है कि आखिर जो पश्चिम का क्षेत्र है उसको कैसे मजबूत किया जाए। और इसी बात का ये हिस्सा रहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जाट समुदाय से आए और पश्चिम से आए। तो यानी साफ है कि पश्चिम को लेकर बीजेपी किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है उसको बरतने के मूड में नहीं है। और मैं बता दूं कि अभी कुछ ही समय पहले पश्चिम और ब्रज की एक बैठक बीजेपी ने की थी, जिसमें तमाम जो डिप्टी सीएम थे, बड़े बड़े नेता थे, वो शामिल हुए थे और एक तरह से रूपरेखा तैयार की गई थी 24 की। आज चूंकि एक ऑफिशियल बैठक है संगठन की और इसमें अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और आज इस बैठक में तय होगा कि आखिर जो संगठन है वो किस तरीके से काम करेगा और जो निर्देश आज की बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिए जाएंगे वही निर्देश आने वाले जो बैठकें हैं उनमें भी दिए जाने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और कितने बजे क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने घंटे ये बैठक चलेगी? देखिए, ये जो बैठक है ये वैशाली में बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले जो बीजेपी महानगर की जो संगठन है वो संगठन स्वागत की बड़े जोश शोर से तैयारी कर रहा है। करीब 1 से 2 के बीच में यहाँ पर पहुंच जाएंगे जो महामंत्री हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि बैठक कितनी देर चलेगी ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बैठक लंबी चलने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम में ये बैठक हो रही है और 24 का चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसको लेकर के बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और जो निर्देश आज यहाँ पर दिए जाएंगे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, वही दिशा निर्देश आने वाली जो बैठकें हैं उनमें पदाधिकारियों को वो भी दिए जाने हैं। जी ठीक है यादराम, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एसके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। एसके, देखिए ये जो बैठक आज होने वाली है कई मायनों में बेहद अहम है। बीजेपी का जो किला है, अगर उसके पश्चिमी इलाके की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं अभी मजबूत नहीं है। और इसी को लेकर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लगातार उस किले को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज जब ये बैठक होनी है, कितनी अहम ये बैठक माने, इसके साथ ही आगे बीजेपी की 2024 की रणनीति जो अब मान सकते हैं कि यूपी के पश्चिम से इसका शंखनाद होने जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पश्चिम पर बीजेपी का खासा ध्यान है और ये कई चीजें ऐसी हैं जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। अगर हम देखें तो जब धर्मपाल सिंह जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालते ही सबसे पहले उन्होंने पश्चिम क्षेत्र की बैठक की थी। यहां तक कि वो लखनऊ भी नहीं आए थे, उसके पहले ही पश्चिम क्षेत्र की बैठक करने के बाद तब लखनऊ पहुंचे थे। और अब भूपेंद्र चौधरी चूंकि खुद पश्चिम से आते हैं, जाट वर्ग से हैं, एक बड़ा अनुभव उनके पास पश्चिम क्षेत्र में काम करने का है।
और आज जब वो पहली बैठक अपने प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज संभालने के बाद कहीं जाकर कर रहे हैं तो वो पश्चिम क्षेत्र की है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी पश्चिम को लेकर खासा ध्यान दे रही है, चाहे वो जातीय हो, क्षेत्रीय हो, संगठनात्मक हो, हर स्तर पर बीजेपी पश्चिम क्षेत्र पर काम करने की कोशिश कर रही है। इन सारी चीजों से यह स्पष्ट होता है। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान बड़े पैमाने पर जब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ आई तो यह लग रहा था कि पश्चिम में बेहतर परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर करेंगे, और यही वजह है कि अमित शाह ने खुद पश्चिम की कमान संभाली थी, खुद प्रभारी बने थे और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनके दौरे गृह मंत्री अमित शाह ने किए थे। हालांकि उसका रिजल्ट भी आया और पश्चिम में जो उम्मीद लेकर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन चल रहा था वो नहीं मिला। दूसरी एक बड़ी चीज है कि जब किसान आंदोलन चला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। यही एक वजह है कि 2024 से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है और सीधे तौर पर पश्चिम पर उसका खासा ध्यान है, क्योंकि अगर हम 2014 या 2019 की बात करें तो पश्चिम की सभी सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास रहीं। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम ने ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति दी थी। यही एक वजह है कि बीजेपी जानती है कि जो पश्चिम के अपने वोटर हैं, चाहे वो गुर्जर वोटर हो, जाट वोटर हो, दलित वोटर हो, ब्राह्मण वर्ग से आने वाले हो, उन सभी को अपने साथ रखा जाए और संगठनात्मक तौर पर चीजों को मजबूत किया जाए। जिन चीजों को लेकर नाराजगी है उनको दूर किया जाए, एक रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। क्या क्या ऐसे पश्चिम के मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में नाराजगी आई थी, उनको किस तरीके से दूर करना है, किस रणनीति के तहत उनके बीच जाना है, कैसे अपनी बात रखना है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पश्चिम क्षेत्र के जो जिले हैं उनके लोगों तक पहुंचाना है। यही एक वजह है कि पहले जब धर्मपाल बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में तैनात किए जाते हैं तो सबसे पहले वो पश्चिम जाते हैं, उसके बाद लखनऊ आते हैं। भूपेंद्र चौधरी जो खुद पश्चिम से आते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद आज जब पहली बैठक संगठनात्मक तौर पर करने जाते हैं तो सबसे पहले पश्चिम जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की इन सारी रणनीतियों से एक चीज स्पष्ट है कि पश्चिम पर खासा ध्यान है। वो सीटें जो पश्चिम क्षेत्र से आती हैं, चाहे वो विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, उन पर बेहतर ढंग से काम किया जाए। जो शिकायतों की जो एक फहरिस्त है पश्चिम की, उसको दूर किया जाए। क्या रणनीति हो, कैसे पदाधिकारी लोगों को टैकल करें, कैसे बताएं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार उनके लिए काम कर रही है, जो उनकी मांगे हैं, जो वाजिब मांगे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के हैंड से हो या फिर केंद्र सरकार के, उनको पूरा कराया जाएगा। ये बहुत सारी रणनीतियां होंगी। निश्चित तौर पर यह बैठक महत्वपूर्ण है जब खुद धर्मपाल और साथ ही साथ बीजेपी के वर्तमान जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर जाकर ये मीटिंग कर रहे हैं। तो एक रणनीति तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी पश्चिम पर खासा ध्यान दे रही है और पूर्वांचल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर से आते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पास संगठन में लंबा कार्य अनुभव रहा है, वो खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में डिप्टी सीएम है, दूसरा टेन्योर है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बीजेपी ज्यादा अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रही है। लेकिन पश्चिम में जो चीजें हैं, भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव में चीजें बेहतर रही हों, लेकिन जो नाराजगी है पश्चिम के लोगों की वो खास तौर पर केंद्र सरकार से है, उनकी चीजों को लेकर है। तो निश्चित है कि एक रणनीति के तहत अब चीजों को आगे बढ़ाना है और यही वजह है कि लगातार पश्चिम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री पूरा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि ऊपर शीर्ष नेतृत्व से स्पष्ट निर्देश है कि पश्चिम को ठीक किया जाए, जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए, जो चीजें हैं उनको बेहतर किया जाए और हर जो व्यक्ति है वहां का जो किसी चीज को लेकर मांग करता है उसको भी विचार किया जाए। ठीक है एसके, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। यादराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक दौरा है। आज वो 1 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर STM इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे, उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी STM इंस्टीट्यूट के शेमवन यूनिट का उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए, आज कर्नाटक का दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। 1 दिवसीय ये दौरा है और करीब 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब वो पहुंचेंगे और इस दौरान STM इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का दौरा करेंगे और इसके साथ ही कई और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और लगातार हमारे साथ हमारी संवाददाता SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SK, देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय कर्नाटक दौरा रहने वाला है। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में?
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार दूसरे प्रदेशों से हमेशा मांग रही कि वो उनके प्रदेश में आए, चाहे वो बीजेपी के प्रचार के तौर पर हो या एक हिंदूवादी छवि के नेता के तौर पर हो। आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हालांकि ये कार्यक्रम उनका निजी कार्यक्रम है जिसमें वो पहुंच रहे हैं। वहां पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा के इंस्टीट्यूट में जाएंगे जो कि एसडीएम के नाम से है, और वहां पर चाहे पहले वो निरीक्षण करेंगे और करीब अब से 1 घंटे बाद, मतलब अभी 10:30 है और लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो इस नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले उसका भ्रमण करेंगे, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं, कैसे लोगों को जो नेचुरोपैथी है उसके जरिए हील करने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, उसको मुख्यमंत्री देखेंगे। साथ ही साथ जो वहां के धर्माचार्य हैं उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है, संवाद कार्यक्रम है, उसके बाद उद्घाटन है। तो निश्चित तौर पर इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। हालांकि करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 घंटे के करीब में वहां रुकेंगे और 4 घंटे के बाद लगभग 2:30 पौने 3 बजे मुख्यमंत्री वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा है, खास तौर पर इसलिए भी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नेचुरोपैथी और योगा से जुड़ी हुई चीजों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो भारत की अपनी खुद की कहीं ना कहीं विरासत है, उसको कैसे संजोया जाए, कैसे कर्नाटक में इस इंस्टीट्यूट के जरिए जो कि एसडीएम नेचुरोपैथी साइंस जो इंस्टीट्यूट है किस तरीके से काम करता है, कैसे लोगों को हील करता है, किस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया है कि बिना दवाओं के जो बीमारियां हैं उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इन बहुत सारी चीजों का मुख्यमंत्री अवलोकन भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को देखने के बाद उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री वहां पर संबोधित भी करेंगे, जिसके बाद करीब 2:30 पौने 3 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, इसके आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। लोक भवन की सुरक्षा अब यूपी एसएसएफ के हवाले होगी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान की तैनाती होगी। सीएम ऑफिस की सुरक्षा में लगी यूपी एसएसएफ पहली यूनिट लोक भवन की सुरक्षा में लगी। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को गिरफ्तारी का भी अधिकार है। लोक भवन के गेट नंबर 3, 7 और 9 की मिली है जिम्मेदारी। लोक भवन की सुरक्षा में हर गेट पर 5 सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। तो पहली यूनिट लोक भवन की सुरक्षा में लगाई गई है और देखिए सीएम की सुरक्षा में ये यूनिट रहती है। और देखिए अब लोक भवन की भी सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे यूपी एसएसएफ के। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, आप देखिए लोक भवन की जिम्मेदारी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को दे दी गई है। तमाम जो प्रोसेस है सुरक्षा को लेकर उसको और मजबूत बनाने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीआईएसएफ की तौर पर उत्तर प्रदेश यूपी एसएसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया था। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं पहले ही गृह विभाग की तरफ से की गई थी और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के प्रयास से यह फोर्स उत्तर प्रदेश में गठित हुआ था, जहां पर यह विचार किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान है जिस तरीके से सीआईएसएफ अपना काम करती है उसी तरीके से यूपीएसएफ अब भी अपना काम करेगी। अब चूंकि उसकी पहली जो यूनिट है वो लोक भवन में लगाई जा रही है, क्योंकि लोक भवन की सुरक्षा को लेकर लगातार इस तरीके से सवाल उठे कि सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से कई धमकियां आई, उसके बाद हालांकि पुलिस और यूपी एटीएस एसटीएफ ने बड़े पैमाने पर इस पर कार्रवाई भी की, गिरफ्तारियां भी की। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां कह रही थी कि सचिवालय जो कि जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां मुख्यमंत्री का ज्यादातर समय व्यतीत होता है, उन जगहों की सुरक्षा बेहतर की जाए। तो अब पहली यूनिट जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की है वो लोक भवन में लगाई जा रही है। 3 और 7 और 9 ये वो गेट हैं जहां पर ज्यादा आवागमन होता है, मतलब बड़े पैमाने पर लोग अंदर जाते हैं लोक भवन के या फिर बाहर निकलते हैं और मुख्यमंत्री खुद गेट नंबर 9 से ही लोक भवन में एंटर करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो जगहें ध्यान रखी गई जहां से मुख्यमंत्री का आना जाना होता है, जिससे मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, उन जगहों की सुरक्षा बेहतर की जाए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। हालांकि पहले से ही वहां पर यूपी पुलिस के जवान
जवान तैनात हैं और लगातार इन गेट्स पर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद रहती है, सीसीटीवी कैमरे की नजर रहती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी यहां पर तैनात होंगे। प्रत्येक गेट पर 5 जवान दिए गए, मतलब 15 जवान लोक भवन में उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के तैनात किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर लोक भवन की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से उठाया गया है। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला है। यूपी में नई मान्यता के लिए मदरसों का सर्वे होगा। सरकार के सभी जिला अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का निर्देश है। 25 अक्टूबर तक डीएम शासन को भेजे मदरसों की रिपोर्ट। तो सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। मदरसों के वित्त पोषण के सोर्स का भी सर्वे से लगाया जाएगा पता। तो किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं, सर्वे से इसका पता चलेगा। और लगातार हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, मदरसों को लेकर देखिए पिछले कई दिनों, अगर पिछले कई महीनों की बात की जाए, लगातार अनियमितताओं की बात आती थी। बिना मान्यता प्राप्त के गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कई धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे और इसी को लेकर एक बड़ा फैसला कह सकते हैं योगी सरकार का। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लेकर निर्देश जारी कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि मदरसों में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। जहां पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने के निर्देश मदरसों में दिए गए थे। साथ ही साथ जो मदरसे अनुदानित हैं या जो गैर अनुदानित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनकी डिटेल भी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। हालांकि बड़े पैमाने पर मदरसों ने अपनी डिटेल अपलोड कराई, किस तरीके से उनके यहाँ बच्चे हैं, कितनी उनके यहाँ सीट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, शिक्षकों की व्यवस्था कितनी है और उनके जो यहाँ जो तालीम है वो किस स्तर तक दी जा रही है, बहुत सारी चीजों की डिटेल ली गई थी। लेकिन अब जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो लगातार मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन मान्यता उनकी नहीं हो सकी है, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब उनका सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में यह देखा जाएगा क्या उनके पास पर्याप्त जगह है, पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ बच्चों की संख्या कितनी है और जो विषय है, तालीम किन किन विषयों की दी जा रही है, उसको लेकर क्या व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है। जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस है उनका फॉलो कितना किया जा रहा है, इसके लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जिला स्तर पर होगी, जिसमें बीएसए होगा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होगा, साथ ही साथ अपर जिला अधिकारी प्रशासन इस टीम में सदस्य होंगे और ये टीम सर्वे करेगी। सर्वे कराने के बाद ही अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी और 24 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलाधिकारियों को शासन को सौंपनी है। तो सीधे तौर पर अब यह देखा जाएगा कि कोई भी फर्जी मदरसा नहीं चल सकेगा ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है, उन पर कितना काम हो रहा है, इन बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ऐसे मदरसे जो सभी मानकों पर खरे उतर रहे होंगे उनको मान्यता दी जाएगी, बाकी मदरसों पर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर सर्वे पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में कराया जाएगा, जिसको लेकर निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जारी हो चुके हैं कि 24 अक्टूबर तक इस कमेटी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। जी ठीक है, इसके आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। तो यूपी में सियासत के नए मोर्चे की आहट तेज हो गई है। शिवपाल सिंह यादव और डीपी यादव और संभाली है जिम्मेदारी। शिवपाल यादव ने नेतृत्व में एक मंच पर जुटेंगे यादव नेता। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत एक मंच पर लाने की तैयारी है। तो सामाजिक एकजुटता के बहाने सियासी ताकत बढ़ाने पर जोर है। तो डीपी यादव, बालेश्वर यादव, सुखराम यादव मंच पर एक साथ होंगे। इसके साथ ही हरिओम यादव समेत कई यादव नेता एक मंच पर इकट्ठा होंगे। तो एक नए समीकरण की या कह सकते हैं एक नए राजनीतिक का मोड़ की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जहां एक साथ यादव समाज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए एक मंच पर यादव को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए यादवों के बड़े बड़े नेता इस मंच पर नजर आएंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में अब गर्माहट तेज हो गई है, सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या एक नए मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये जितने भी यादव नेता हैं वो सब समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के जमाने में ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हों, चाहे वो शिवपाल यादव खुद हों जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डीपी यादव एक बड़ा नाम है और समाजवादी पार्टी में लंबे वक्त तक जुड़े रहे और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे, चाहे बलराम यादव हो, सुखराम यादव हो। और अभी कुछ दिन पहले ही जन्माष्टमी के दिन शिवपाल यादव ने पत्र लिखा था जो कि यदुवंशियों के नाम था। सीधे तौर पर यह माना जाता है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट बैंक को बेस वोट के तौर पर टारगेट करती है और बेस वोट बैंक भी उसका वही है। अगर हम ओबीसी में बात करें तो यादव एक बड़ा वोट बैंक है जो कि समाजवादी पार्टी के साथ है, तो निश्चित तौर पर उस वोट बैंक पर शिवपाल यादव की भी नजर है क्योंकि उनकी खुद की पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और इस तरीके का पत्र भी उन्होंने पहले लिखा था कि यादवों के हितों के लिए इस पार्टी का गठन हुआ है और जिस तरीके से भगवान कृष्ण आए थे उसी तरीके से उनकी पार्टी आई है यादवों की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो दुख दर्द हैं उसको दूर करने के लिए। और आज एक मंच साझा करने के लिए सभी यादव नेता एक साथ आ रहे हैं, खासतौर पर वो नेता जो कि समाजवादी पार्टी में लंबे वक्त तक जुड़े रहे, यादवों के बड़े वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि परोक्ष रूप से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश है ताकि उसके बेस वोट बैंक यादव में सेंध लगाई जा सके और जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें शिवपाल यादव, डीपी यादव, बलराम यादव, सुखराम यादव जैसे नेता शामिल हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम कहें कि 2024 से पहले एक बड़ी रणनीति के तहत शिवपाल यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो चीजें भी लगातार सामने आती रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया भी अपने दर्शकों को दिखाता रहा है कि किस तरीके से शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव को टारगेट करते रहे। पहले तो बहुत सारी कोशिशें उनकी तरफ से की गई, ऐसा उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ में उनका सामंजस्य चलता रहे, लेकिन जब उनको वो वरीयता, वो सम्मान नहीं मिला उसके बाद उन्होंने अपने संगठन को पुनर्गठन करने का काम शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। और ऐसे में इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में एक सेंध लगाने का बड़ा प्रयास है। अब देखना यह है कि कितना फायदा इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन सारे प्रयासों से शिवपाल यादव और उनकी पार्टी को मिलता है। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे खबर गाजियाबाद से, जहां छात्रों में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। प्रशासन ने जांच के लिए गठित की है 3 सदस्यीय टीम। मुरादनगर के कस्तूरबा छात्रावास में छात्राएं हुई बीमार। जांच टीम में उप जिलाधिकारी मोदीनगर शामिल हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक डॉक्टर करेंगे जांच। तो करीब 40 छात्राओं में फूड पॉइजनिंग की यह शिकायत मिली है और देखिए इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कस्तूरबा छात्रावास की छात्राएं हैं जो बीमार पड़ गई। तो जांच टीम में उप जिला अधिकारी मोदीनगर शामिल हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एक टीम बनाई गई है जिसका गठन किया गया है। छात्राएं हुई हैं बीमार, फूड पॉइजनिंग का केस बताया जा रहा है। तो खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुआ है जिसकी वजह से 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई हैं। तो करीब 40 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई है और इस मामले को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो प्रशासन ने 3 सदस्यीय ये कमेटी बनाई है। मुरादनगर की कस्तूरबा छात्रावास की छात्राएं बीमार हुई हैं। आगरा में कई महीनों से राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल बंद पड़ा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मामले की जानकारी तब हुई जब शिकायतकर्ता ने ट्वीट किया और बच्चों के भविष्य से शिक्षक कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं इनकी भनक लगी। प्रधान का आरोप है कि स्कूल में बच्चों के एडमिशन होने के बावजूद भी शिक्षिका विद्यालय नहीं खोलती हैं और स्कूल के गेट पर ताला लटका रहता है। शिक्षिका से संपर्क की कोशिश की जाती है लेकिन शिक्षिका फोन तक नहीं उठाती है, जिस पर जिम्मेदारी अधिकारी भी लापरवाह बने हुए हैं।
आपको बता दें कि कस्बा बाह के बीआरसी मैदान परिसर में स्थित स्कूल का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्कूल है। तो नौनिहालों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, आगरा की ये तस्वीर तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। 2-4 बार मैं गया भी हूँ जूनियर हाई स्कूल में, तो मुझे कभी भी वो खुदाई नहीं मिला है। और मैंने मैडम से बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? कल मुझे कोई मुलाकात मिले थे, वो AVC था, कोई थे, पता नहीं कौन थे, जो अतरसी मास साहब हैं, जो जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा था कि इनसे आप शिकायत की शिकायत। उन्होंने फ़ोन लगाया तो उनका ही फ़ोन तो एडमिशन होने के बावजूद भी शिक्षक स्कूल नहीं खोल रहे हैं। तो आगरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस विद्यालय की है जहां पर एडमिशन तो होता है लेकिन स्कूल नहीं चलता। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर बल्दिया राय पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव और दारोगा यादव पर 1,06,10,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इसमें अपराधी दारोगा यादव का मकान, स्कॉर्पियो गाड़ी और अपाची गाड़ी शामिल है। कार्रवाई के समय बल्दिया राय तहसील के SDM वंदना पांडे और CO बल्दिया राय दल बल के साथ मौजूद रहे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।